अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर वाफ़ियत होंगे। मेरी अक्सर वीडियोस टैक्स के ऊपर होती हैं और मैं डिफरेंट टैक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और जो चेंजेस आई हैं लॉज में मैं उस पर बात करता रहता हूँ। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सैलरीड इंडिविजुअल्स की टैक्स रिटर्न्स फाइल करना सिखाएं ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा कि हाउ टू फाइल अ रिटर्न और प्रैक्टिकली हम एक रिटर्न जो है वो बनाएंगे आज। मेरे साथ स्टे कीजिएगा। मोस्टली टैक्स रिटर्न फाइल करना सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए अगर उनकी और सोर्सेज ऑफ इनकम ना हो तो इट्स रिलेटिवली अ सिंपलर प्रोसेस। और बट ये कि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लॉ का कुछ थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी होता है। इवन देन आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं और इन केस आप फील करते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है तो फिर आप किसी टैक्स कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आई ट्राई के जी आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताऊं सो दैट कि आप अपनी रिटर्न्स खुद फाइल कर सकें। तो जी जनाब, सबसे पहले आपके पास डाटा जो अवेलेबल है वो क्या है वो देखते हैं। CNIC ऑफ द एम्प्लॉई, इसके बाद सैलरी स्लिप, और ये एक उन्होंने गाड़ी सेल की है उसकी डिटेल्स, स्टैम्प पेपर है उसका, और इसी तरह ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, 2 बैंक अकाउंट्स हैं दोनों की, और फिर इनकी बैंक अकाउंट में जो प्रॉफिट इनको आया है, मार्कअप प्रॉफिट ऑन डेट, वो हमने अलग से एक्सेल फाइल में कैलकुलेट कर दिया है। तो ये डाटा हमारे पास इन हैंड है। उसके बाद हम जाते हैं FBR की वेबसाइट के ऊपर, ये fbr.gov.pk। यहाँ पे जाने के बाद हम देख सकते हैं कि जी ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ नीचे आ रही हैं और यहाँ आईरेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर सकते हैं, या आप irs.fbr.gov.pk पे आप जाएंगे तो ये लॉगिन पेज आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से आपने अकाउंट को लॉगिन करना है। यहाँ पे अपने लॉगिन इंफॉर्मेशन देनी है। लॉगिन आपका CNIC होगा और जो पासवर्ड आपको इशू हुआ है या आपने जो पासवर्ड रखा हुआ है वो आपका पासवर्ड यहाँ होगा। तो इस तरह आपने लॉगिन और पासवर्ड यहाँ देकर लॉगिन को क्लिक करना है तो आप आईरेस की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। जैसे ये आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपने नई रिटर्न चूँकि फ़ाइल करनी है तो नई रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आप डिक्लेरेशन में जाएंगे और डिक्लेरेशन में रिटर्न्स स्टेटमेंट्स, तो उसमें आप चाहें तो सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली जो है वो नॉर्मल रिटर्न में जाता हूँ, इंडिविजुअल्स AOP वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि जी पीरियड कौन सा है, तो आपने पीरियड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसमें आपने ईयर लिखना है, 2022 लिखा और एंटर किया। तो 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक ये पीरियड आपका आ गया। इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने जो इनकम टैक्स रिटर्न की टेम्पलेट है वो सामने खुल गया है और इसमें डिफरेंट हेड्स हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस, आपकी जो भी इनकम टाइप है, कैपिटल एसेट्स हैं, अदर सोर्सेस, तो आपने वो देखना है, उसके मुताबिक आपने उसको फिल करना है। क्योंकि ये सैलरीड रिटर्न है तो हमने इसको सैलरी को क्लिक किया, ऑलरेडी क्लिक था, तो यहाँ से हमने इसकी डिटेल्स फिल इन करनी है। आप देख सकते हैं पे, वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशंस हैं और इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। इसमें जितनी आपकी पेज हैं वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है टोटल अमाउंट के अंदर, ठीक है। और अगर कोई एग्जाम्प्ट है तो आपने यहाँ एग्जाम्प्ट में मेंशन कर देनी है। और इसी तरह अलाउंसेस वगैरह जो हैं वो भी इंक्लूडिंग फ्लाइंग एंड सब मैरीन अलाउंसेस, और कोई एक्सपेंडिचर की रीइंबर्समेंट हुई है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। वैल्यू ऑफ परकेजेट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन। अगर आपको कोई प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन दी गई है तो वो यहाँ आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आप कैलकुलेट को क्लिक करेंगे तो आपका ये सारी कैलकुलेशन ऑटो कर देगा।
FBR पोर्टल के अंदर। अगर आप ऑलरेडी अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, यहाँ पे टॉप पे है, ये देख सकते हैं आप, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न्स। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो पिछली रिटर्न्स का डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपको जो वेल्थ स्टेटमेंट बनाने में जो इश्यूज़ वगैरह आएंगे, फ्रेश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई अगर एडिशनल चीज़ है तो आप लिखेंगे, वरना लिखा लिखाया बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने डाटा इंपोर्ट करना है। यहाँ लिखा आ गया डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ये सैलरी स्लिप है जी, इसमें से हम ग्रॉस पे पिक करेंगे 6521218। तो ये फिगर हम डालेंगे सैलरी के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे इस पे जो टैक्स डिडक्टेड वो हम देखेंगे 944 और 714 है, ये हम करेंगे। और बाकी जो एडजस्टमेंट है उसको हम बाद में देखते हैं। तो वापस हम चलते हैं अपनी रिटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन के अंदर आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपने फ़िगर लिखनी है 6521218। तो यहाँ से आप आगे जाएंगे, ये आप कैलकुलेट जब करेंगे तो ये फिर आपकी सैलरी खुद ही से आ जाएगी। एग्जाम सैलरी में मैंने कुछ नहीं डाला तो ये सारा इधर आ गया। और अब जो गाड़ी के ऊपर टैक्स विदहेल्ड हुआ है या सैलरी के ऊपर जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है, सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं। तो यहाँ नीचे आप टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में जाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे 149 सेक्शन के तहत सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149। तो यहाँ पे आपने एक पुरानी फिगर लिखी हुई है उसको चेंज करना है, और जो इस दफ़ा टैक्स आपका सैलरी के ऊपर कटा है वो यहाँ पे लिख लेना है 944774। ये फ़िगर आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ये फ़िगर जो है वो यहाँ से आई है, ये आप देख सकते हैं सैलरी पे जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है 944774। तो ये वाली फ़िगर हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और उसके बाद आपका टैक्स कटा है आपकी आपने गाड़ी ख़रीदी थी जिसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड है, 2016 मॉडल की है, होंडा विज़ल हाइब्रिड, और 4 सिलेंडर्स हैं इसके, और 4 सीटिंग कैपेसिटी है, 1496 इसका हॉर्स पावर या सीसी है इसका। और ये इसका दूसरी साइड है, इसकी जो ओनर है उसकी डिटेल्स यहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे इस पे जो टैक्स कटा है 65,500। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी अंडर सेक्शन 231B सब सेक्शन 1। यहाँ पे इस पे आप इस फिल करेंगे तो ये फ़िगर है आपकी। यहाँ पे आपने चूँकि गाड़ी की डिटेल्स देनी होती हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि गाड़ी कौन सी है। तो ये होंडा प्लस करेंगे आप, और प्लस करने के बाद आप एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपने होंडा विज़ल यहाँ लिख लेंगे और यहाँ डिटेल लिख लेंगे होंडा विज़ल हाइब्रिड रजिस्ट्रेशन नंबर AYF 392, और आगे आप डिटेल जितनी भी लिखना चाहें 1496 सीसी, और मॉडल भी लिख लें, मॉडल है 2016। ये आपने जितनी डिटेल्स हैं ये लिख के इसको ओके करना है। तो यहाँ पे एक नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें आपने जो भी डिटेल मेंशन की ये सारी आपके पास आ गई, और इसके अंदर आपने लिखना है कि जी टैक्स कितना था इसमें
65,500 65,500 टैप प्रेस कर सकते हैं या नेक्स्ट आगे क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और अभी आप ऊपर जाके इसको कैलकुलेट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल फिगर आ गई है, एडजस्टेबल टैक्स टोटल इतना आ गया है। ठीक है, तो अब आपने जो सैलरी मेंशन की थी यहाँ पे 4663,905, ये फ़िगर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में भी आएगी। तो आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ एंड पे आप देखेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट आ रही है। वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं। आप पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ में आप जाएंगे तो आपके पास जो पिछले एसेट्स थे वो यहाँ आ रहे हैं और उनमें जो एडिशन डिलीशन है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। तो उसमें हम एक नई गाड़ी आई है तो यहाँ पे मोटर व्हीकल्स नॉन बिज़नेस यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो वो आपसे डिटेल पूछेगा, तो आपने उसी तरह वही डिटेल्स होंडा वेज़ल हाइब्रिड 1496 सीसी रजिस्ट्रेशन नंबर AYF 392 ये आपने मेंशन कर देना है। और अगर आप मॉडल भी लिख लें तो अच्छा है, मॉडल 2016, और ओके प्रेस करना तो यहाँ पे भी एक नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं फ़र्ज़ के 7 मिलियन इसकी वैल्यू है। 7 मिलियन मैंने इसकी वैल्यू लिखी तो यहाँ पे ये फिगर आ गई। उसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने आपसे शेयर किया था कि इन्होंने पुरानी ये गाड़ी जो है वो सेल की थी। तो वो गाड़ी कौन सी थी? सुजुकी विटारा, और वो 3.4 मिलियन की इन्होंने सेल की, 34 लाख की इन्होंने सेल की है। तो ये ऑलरेडी मौजूद है तो इसको आपने एसेट्स में से निकालना भी है। तो मोटर व्हीकल में आप देख सकते हैं कि सुजुकी विटारा 37 लाख की है, तो अब ये डिलीट हो जाएगी। तो आपने सिंपली इसके एंड पे जो डिलीट का बटन है वो आपने दबा देना है। तो ये क्या हुआ, ये रिमूव हो गई यहाँ से। उनके पास अब एक नई गाड़ी आ गई है ये वाली, और ऑलरेडी जो उनके पास गाड़ी मौजूद थी वो भी यहाँ आ गई है। तो एज़ इट इज़ इसको रहने देना है। ठीक है, अब हम बाकी देखते हैं जो उनके बैंक बैलेंसेस हैं और बाकी जो चीज़ें वो हम एक्चुअल ले लेते हैं। ये जो गाड़ी है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। इसकी 7 मिलियन नहीं है बल्कि क्लाइंट ने बताया है कि 44 लाख है, यानी 4.4 मिलियन। तो इसको मैंने अपडेट कर दिया तो ये फिगर आपके पास अपडेटेड आ गई। तो सुजुकी विटारा जो कि सेल हो चुकी थी उसको हमने आउट कर दिया इसमें से। ठीक है, तो ये बाकी आपके पास फिगर्स आ गई। अब हम चलते हैं बैंक्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें टॉप में यहाँ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो ना इन्वेस्टमेंट नॉन बिज़नेस, उसमें एक इनका ये अकाउंट नंबर आ रहा है 74,011। जो भी इसका अकाउंट है, इस अकाउंट को हम देखेंगे कि इसका करंट बैलेंस क्या है, यानी 30 जून को इसका क्या बैलेंस था। तो मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ। ये 74 ये वाला अकाउंट है, इसको मैंने अभी ओपन किया है। तो इसको मैं अभी, चूँकि उन्होंने मुझे भेजा हुआ है तो मैं उसको वहाँ से आपको बताता हूँ कि इसका बैलेंस क्या है। उस बैलेंस को आपने 30 जून को जो बैलेंस होगा वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये मेरे सामने है डिटेल्स इसकी, और चूँकि ये फॉर्मेट ऐसा था कि इसको मैं एक्सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे आप नीचे जाते जाएंगे तो 30 जून पे आपने जाना है। 30 जून को अप्रैल के बाद शायद इनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये फिगर है 87,156 87,156।
तो ये फ़िगर आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। $87,156, तो ये बैलेंस अपडेट हो गया है। अब हम देखते हैं कि इनका जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो यहाँ मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि अकाउंट बाद में खुला है। तो यहाँ आप बैंक्स में जाएंगे, ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, फंड्स वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आपने प्लस करना है और प्लस करके आपने बैंक अकाउंट की डिटेल लिखनी है। अब हम देखते हैं कि ये बैंक है कौन सा, उधर जाके हम उसको दोबारा से उस अकाउंट की डिटेल लेते हैं। ये है दूसरा अकाउंट। इस दूसरे अकाउंट में आप देखें UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, और ये अकाउंट नंबर है। तो यहाँ से आपने अकाउंट नंबर कॉपी कर लिया, UBL अकाउंट नंबर, और यहाँ से आपने पेस्ट कर दिया। और इसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा है। ये IBAN इसका आप कॉपी कर लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IBAN, और वो भी पेस्ट कर दिया मैंने। और सिमिलरली आप उसका पाकिस्तानी रुपी अकाउंट है, और दैट्स इट। तो अब हम इसको ओके करेंगे तो ये नया अकाउंट क्रिएट हो गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट मौजूद है। अब हम इसका देखते हैं कि 30 जून को बैलेंस क्या था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.8 मिलियंस, 38,60,331.55 है, तो 332 का है, तो 38,60,332। तो यहाँ पे मैं 38,60,332 की फ़िगर लिखूँगा, और ये भी फिगर अपडेट हो गई है। तो अब आप इसको बाकी जो चीज़ें यहाँ पे जो सैलरी में थी, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में थी, जिसमें मैं आपसे सैलरी स्लिप दोबारा एक दफ़ा शेयर करता हूँ, सो दैट के ये आपकी सैलरी स्लिप है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैलेंस टू डेट में EOBI का बैलेंस है, ग्रॉस पे है, और प्रीमियम HBL प्रीमियम रिकवरी है, हाउस बिल्डिंग लोन है, और ये डिफरेंट लोन्स और एडवांसेस हैं। तो इनकी फ़िगर्स जो हैं मैं यहाँ डाल देता हूँ। जो एसेट्स हैं उनको एसेट्स में डाल देता हूँ, और जो लायबिलिटीज़ हैं वो लायबिलिटीज़ में डाल देता हूँ। तो वापस चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं जी कि क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। बैंक्स हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, और मोटर व्हीकल्स को भी हमने अपडेट कर दिया है। कोई ज्वेलरी या प्रीशियस पोजेसन इन्होंने नहीं ख़रीदा। हाउस होल्ड इफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं है। कैश का बैलेंस है वो देख लेते हैं, जो चेंज है कैश के बैलेंस में उसको हम यहाँ अपडेट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे आके वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या EOBI का बैलेंस अभी आज की जो इस दफ़ा की रिटर्न है 22,342 है। तो इसको आपने 22 यहाँ पे आप आ जाएंगे EOBI 22,342, ये फिगर अपडेट होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो HBL प्रीमियम रिकवरी है। HBL प्रीमियम रिकवरी इस दफ़ा 17,213 है, 17,213। और देन इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बैलेंस है वो है
22,750, तो इस दफ़ा भी 22,750 भी है। और देन उसके बाद आता है जी प्रोविडेंट फ़ंड का कंट्रीब्यूशन। इस दफ़ा जो है वो प्रोविडेंट फ़ंड के कंट्रीब्यूशन में चेंज आई है। पहले 898 था, तो अब 10 मिलियंस टू 990, 10 टू 990 फिगर आ गई है। 1,29,990 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जी वेलफेयर कंट्रीब्यूशन का बैलेंस, ये भी चेंज हो गया है। ये अब हो गया 90,90219। अब ये फिगर चेंज हो गई है, आपने उसको भी यहाँ अपडेट कर दिया। टैक्स आप ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। उसके बाद है जी प्राइस बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं है, और अनसिक्योर्ड लोन में भी कोई चेंज नहीं है, और बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हम अब आगे चलते हैं, यहाँ लायबिलिटीज़ के ऊपर आप चलते हैं। लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे है हाउस बिल्डिंग का लोन है। ये हाउस बिल्डिंग के लोन में चेंज आई है, अब ये कम हो गया है 23,300,50। तो ये फिगर अपडेट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका था एडवांस हाउस रेंट एडवांस। तो अभी हाउस रेंट एडवांस जो है वो भी चेंज हो गया है, तो उसको भी आप देख लेते हैं। अब ये है 3243592, 3243592, ये फिगर भी चेंज हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट है लोन वेलफेयर लोन का जो बैलेंस है वो भी चेंज हो गया है। अब है 167,708, ये फिगर भी आपकी चेंज हो गई। तो उसके बाद एक और है, यहाँ पे अगर आप सैलरी स्लिप में देखते हैं तो एक फिगर आया था नेट एडवांस पे पेमेंट, ये एक लायबिलिटी है। नेट एडवांस पे पेमेंट जो है वो नई आई है, तो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। तो लायबिलिटीज़ में एक नया ऐड कर लिया आपने। अब ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो लेट्स वेट। तो अब ये भी ऐड कर लेंगे, तमाम एसेट्स आपके अपडेट हो जाएंगे और तमाम लायबिलिटीज़ आपकी। इसका नाम मैं टाइटल में आपको एडवांस कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेट एडवांस जो फिगर वहाँ लिखी हुई है पे स्लिप में, हम वही पे पेमेंट ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे ये एक नया डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो गया, इसमें हम उसका लिखेंगे 50,000 की ये लायबिलिटी है। तो ये भी अपडेट हो गई है। तो इस तरह आपके जो पे स्लिप के अंदर जो आपके एडवांसेस थे या लायबिलिटीज़ थी, वो सारी की सारी यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। तो अब उसके बाद हम उसको यहाँ कैलकुलेट करवाएंगे, तो ये सारी फिगर्स जो हैं वो आपकी अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि ये अगर आप जाते हैं यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के अंदर, तो रिकन्सिलिएशन में आप देखेंगे कि आपकी अनरिकन्साइल्ड वेल स्टेटमेंट आ रही होगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपके आगे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर्स और करंट ईयर, और ये फ़र्क है।
और इनकम डिक्लेयर्ड, अब इस दफ़ा जो सैलरी की इनकम डिक्लेयर की है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे ये रिकन्सिलिएशन में 6521,218। तो इनका जो इनकम जो डिक्लेयर की है वो यहाँ ऐड होगी। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अनरिकनसाइल्ड फिगर जो है वो आपके सामने आ रही होगी, ये -4706,933। इसकी रीज़न ये है कि अभी इसके अंदर हमने पर्सनल एक्सपेंसेस भी नहीं डाले। अब हम चलते हैं पर्सनल एक्सपेंस। अब सबसे पहले आप करते हैं कंप्यूटेशंस पे आप चले जाएं। कंप्यूटेशंस में है कि आपका वो बताएगा कि टैक्स पेएबल कितना बनता है या रिफंडेबल कितना बनता है। तो जितनी आपने टैक्स की फ़िगर्स यहाँ डाली है खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। सैलरी ये थी और टोटल इनकम आ गई और फिर उसके ऊपर टैक्स चार्जेबल 606703 था और नॉर्मल इनकम टैक्स 602781 ये बनेगा और फाइनल फिक्स टैक्स जो है वो 5672 और टैक्स क्रेडिट्स 1750। अब टैक्स में हम जाएंगे को पिछले साल जो टैक्सेस ऐड हुए थे उसमें से शायद कुछ हमें रिमूव करने पड़ेंगे जो पिछले साल विदहेल्ड हुए थे इस साल नहीं हुए। तो ये टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 103 था पिछले साल 1750, तो इस दफ़ा नहीं है तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे। और इसको जो भी आप कैलकुलेशंस करें कुछ चेंजेस करें उसके बाद कैलकुलेट ज़रूर करवाएं आप। और इसी तरह एडजस्टेबल टैक्सेस में अगर आप जाते हैं तो लेट्स सी कि इसमें कोई और चेंजेस तो नहीं थी पिछले साल। ये देखें मोटर व्हीकल पे 6500 नहीं है, सॉरी फिगर गलत होगी, 65,500 था, ये 65,500 आपने यहाँ पे किया और इसको अगेन कैलकुलेट करवा लें। आप जो भी कैलकुलेशंस करें उसके बाद आप उनको रिव्यू ज़रूर करें। जैसे हमसे एक फ़िगर अभी मिस हो गई थी तो ये गलती हो सकती है, तो आप एक एक फ़िगर को दोबारा से मैच ज़रूर करें। अब हम जाते हैं फ़ाइनल फिक्स्ड मिनिमम टैक्स की तरफ। तो इसमें यहाँ पे लास्ट ईयर की चूँकि इंपोर्ट की थी हमने तो लास्ट ईयर की कुछ फ़िगर्स आ सकती हैं। जैसे ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट। अब हम प्रॉफिट ऑन डेट इस दफ़ा कितना है वो देखते हैं। वो मैंने बताया था आपको कि एक्सेल में हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो एक्सेल की ये फ़ाइल मैं खोल रहा हूँ। आप अपनी इस तरह की कैलकुलेशन रेडी रखें ताकि आप जब अपनी रिटर्न फाइल करें तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखें यहाँ फिगर्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं कि ये टोटल फिगर है प्रॉफिट की और ये बैंक अकाउंट नंबर, एक बैंक अकाउंट जो है उसके ऊपर ये है आपका टोटल प्रॉफिट और टोटल उस पर टैक्स जो कटा है वो इतना है। और इसी तरह जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसके ऊपर ये टोटल आपकी इनकम है और ये टैक्स आपका कटा है। ये टोटल जो आपका है ये हम उसको वहाँ मेंशन करेंगे। इन दोनों को हम सम कर लेते हैं यहाँ पे और इसका सम जो बनता है 241,338। टोटल प्रॉफिट जो है 241,338। तो यहाँ पे आपने 241,338 आपने लिखना है और इस पे जो टैक्स कटा है उसको भी टोटल करने, दोनों टोटल्स को हम देखते हैं। 41,349 कर लें, 348.86 है तो 41,349। तो इस फिगर को आपने यहाँ पे 41,349 ये आपने यहाँ फिल कर दिया। अब ये अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे हम उसको दोबारा से एक दफ़ा कैलकुलेट कर देंगे तो ये भी अपडेट हो गया अब आपका। अब आप कंप्यूटेशन पे जब आप जाएंगे तो ये आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो, और यहाँ नीचे जो आपका विद होल्डिंग इनकम टैक्स है टोटल जो कटा हुआ है वो इतना है। तो रिफंडेबल इनकम टैक्स आपका बनता है 412,641।
412,641, यानी इनका जो टैक्स बनता था उससे ज़्यादा विदहेल्ड हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक तो सैलरी पे टैक्स मुझे लगता है थोड़ा सा हायर कटा हुआ है, और उसी तरह जो आपकी गाड़ी के ऊपर जो टैक्स था वो भी थोड़ा एडिशनल था। तो अब आपका ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो रिटर्न कंप्लीट हो गई है। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर हम जाएंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आपका ये जो विद होल्डिंग टैक्स है ये एक्चुअली आपने पे किया हो 1,51,623, ये फ़िगर आपकी एक्सपेंस में आएगी, पर्सनल एक्सपेंसेस में आएगी। तो अब हम वेल्थ स्टेटमेंट की सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस है। अब ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो ये रेंट, रेट, टैक्सेस एंड चार्जेस, यहाँ पे आपने ये वाली फ़िगर मैंने कॉपी की थी तो ये पेस्ट कर दी मैंने, तो ये फ़िगर आ गई। उसके बाद आप जितने आपके ना रनिंग मेंटेनेंस के कॉस्ट हैं, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस हैं, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो आप पे कर रहे हैं, वाटर, गैस, टेलीफोन, बच्चों की एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, क्लब, मेडिकल वगैरह जो है आपका, वो एस्टिमेटेड फ़िगर्स आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब ये टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ ऐड अप होके आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में चले जाएंगे, और वेल्थ स्टेटमेंट आपकी फिर अपडेट हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि अनरिकनसाइल्ड जो अमाउंट है वो कितनी है। ठीक है, यानी कि आपने अगर 7 मिलियन की सेल आपकी इनकम है और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस 2 मिलियन के हैं, तो इसका मतलब 5 मिलियन के आपने एडिशनल यहाँ से रेवेन्यू ऐड किया जो आपकी वेल्थ में ऐड होगा, चाहे वो कैश की फॉर्म में होगा, या आपने कोई एसेट ख़रीदा हुआ है, या आपने अपने पर्सनल जो बिलोंगिंग्स हैं वो कोई ख़रीदी हुई हैं, वो सारी आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। तो आप अपनी यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस को अपडेट करें। मैं एज्यूम्ड फिगर्स डाल देता हूँ। फ़र्ज़ के 12 लाख रुपए का मैं रेंट डाल देता हूँ, व्हीकल मेंटेनेंस 45,000, उसके बाद ट्रैवलिंग 123,000, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का मैं 144,000 कर देता हूँ, और वाटर का 23,000, इसी तरह गैस का भी मैं कोई एक फिगर डाल देता हूँ, और टेलीफोन है ही नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई इंश्योरेंस भी नहीं करवाई, मेडिकल पे आपके ख़र्चे 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000, और एजुकेशनल बच्चों की फ़ी जो आपकी है ये अगर आप कहते हैं जी 10,000 है तो 120,000 जो है ये आपकी बच्चों की फ़ीस हो जाएगी। तो बाकी क्लब्स के आप मेंबर नहीं हैं, फंक्शन गैदरिंग्स के ऊपर आप जो भी आप समझते हैं 24,000 की फ़िगर आपकी यहाँ आ जाएगी। कुछ डोनेशन आपने वगैरह दिए हैं जो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होती, बहुत कुछ एग्जैक्ट होती हैं, कुछ आपकी एग्जैक्ट नहीं होती। अब ये अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में ना आपकी ग्रॉसरीज वगैरह आ जाती हैं। फर्स्ट किया मैं कहता हूँ 15,000 पर मंथ के हिसाब से 180,000 ये आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। तो अगर आपके कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और आपकी कंट्रीब्यूशन है कि मतलब आपने इसमें से कुछ आपने पे किए हैं, कुछ दूसरे फैमिली मेम्बर ने पे किए हैं, तो फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो ये आपने जब कैलकुलेट करवाया तो आपके पास ये आ गया 1.9 मिलियंस, यानी 19,59,623 रुपये के आपके हो गए पर्सनल एक्सपेंसेस। तो अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है। अब दोबारा जब आप जाते हैं रिकन्सिलिएशन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं 27,47,310 रुपये की अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने एसेट्स जो हैं वो कुछ इजाफा हुआ है जो आपने यहाँ मेंशन नहीं किए। तो पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में आप जाके आप देख सकते हैं कि आपने कौन से एसेट्स जो हैं वो मिस किए हैं। तो यूजुअली ये होता है कि या तो आपने कोई पर्सनल हाउस होल्ड चीज़ें ख़रीदी हुई हैं वो आपने मेंशन नहीं की, कोई ज्वेलरी ख़रीदी है, या कैश में आपके पास जो वो फिगर चेंज हो गई है। तो फ़र्ज़ किया जी हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स में 1950 की बजाय ये 4 मिलियन हो गई है। तो ये 4 मिलियन आप करेंगे, और यहाँ पे कैश में ये भी फिगर चेंज हो गई है। तो आपने अपनी जो फिगर्स हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो और वो करने के बाद आपने दोबारा से कैलकुलेट ज़रूर करना है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे एट द एंड जो है ये डिफरेंस जो है वो कम से कम होते होते
ये आपका रिकनसाइल हो जाएगा। अभी आप देखें कि 197,000 के एसेट्स हम अभी भी मेंशन नहीं कर सके, तो माइनस में ये फिगर आ रही है। तो यहाँ पे मैं 197,310 जो है वो आपकी कैश में फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड कर देता हूँ। कैश इन हैंड ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती, वैसे तो एग्जैक्ट होनी चाहिए। 3899,519 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका अनरिकनसाइल्ड अमाउंट थी 197,310, ये मैंने उसमें ऐड करके अब मैं वेल्थ स्टेटमेंट में दोबारा से पर्सनल एसेट्स में जाऊँगा और ये फिगर मैं दोबारा से अपडेट कर दूँगा 40,96,829। तो ये हो गया। मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करूँगा और यहाँ पे मैं अब रिकन्सिलिएशन में जब जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी भी स्टिल जो है वो 39,187 माशाल्लाह। ये फिगर में थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो अब हम दोबारा एसेट्स में जाके जो हमने कैश में एडजस्टमेंट की थी वो दोबारा से हम देख लेते हैं। ये मैंने उसमें से माइनस करके लिख लिया। तो अब आपकी जो फिगर है यहाँ पे एसेट्स वो चेंज हो गए। अब आप देख सकते हैं रिकन्सिलिएशन में आप जाएँ तो आपकी रिकनसाइल्ड है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। तो एक्चुअली ये एस्टीमेट बेस्ट एस्टीमेट होता है रिकन्सिलिएशन का। तो आपने एसेट्स, कुछ एसेट्स जो आपके जो बैंक हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज्वेलरी है या व्हीकल्स वगैरह हैं, वो तो एक्यूरेट होती हैं। अब हाउस होल्ड इफेक्ट को आप एस्टीमेट करते हैं कि घर का सामान कितने का है। इसी तरह कैश इन हैंड भी एक्यूरेट होती है। तो आपने देखना है कि आपने ये एक्सपेंस कहाँ किया और आपके पास कैश कितनी पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से फिर आपकी ये चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी। तो ये सैलरी रिटर्न की डिटेल्स थी। अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। ये टॉप पे है सेव। अब आपने रिटर्न जब कंप्लीट कर ली तो फिर इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद आप उसको यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करके दो तरीके हैं इसके, ये डाउनलोड हो जाएगी PDF में। इसको डाउनलोड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ये फ़ाइनल ड्राफ्ट है इसको अच्छी तरह देख लें कि इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। जब ये देखें, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये इसमें PDF यहाँ पे वो खोल देगा। आपकी जो रिटर्न आपने बनाई है वो रिटर्न पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं। यहाँ समरी है कि इस दफ़ा के एसेट्स कितने हैं, टैक्स की क्या पोजीशन, रिफंडेबल इनकम टैक्स बन रहा है, टैक्स चार्जेबल कितना था, टैक्सेबल इनकम कितनी थी। ये फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाते हैं तो फिर आपकी डिटेल्स, सैलरी जो आपने फ़िल की हैं यहाँ पे, फिर जो विद होल्ड हुआ है आपका टैक्स एडजस्टेबल, सैलरी के ऊपर कितना हुआ है, मोटर व्हीकल के ऊपर कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें जो जो आपने फ़िल की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। तो अब आप जब सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने, और इसी तरह यहाँ नीचे वेल्थ की डिटेल्स, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपकी गाड़ियाँ, आपके बैंक अकाउंट्स और बाकी एसेट्स जो आपने यहाँ मेंशन किए, और फिर नीचे यहाँ लाइबिलिटीज़ जो आपने जितनी शो की हैं, ये सारी की सारी आपकी आ जाती हैं। और ये रिकन्सिलिएशन भी एट द एंड ये ज़ीरो होना चाहिए। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि रिकनसाइल हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है अभी आपका। जब आप इससे सेटिस्फाई हो गए कि जी नाउ द रिटर्न इज़ ओके इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो इसको सेव करने के बाद फिर आपने इसको सबमिट करना होता है। ये देखें यहाँ से आप, ये टैब्स हैं, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, ये बिज़नेस की हैं, आपकी नहीं होंगी, इसलिए इसको छोड़ दें आप। और यहाँ वेरिफिकेशन में आप जाएंगे। वेरिफिकेशन में यहाँ आपसे पिन कोड पूछता है। ठीक है, पिन कोड में आपने अपना पिन कोड डालना है। वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगी, और वेरीफाई होने के बाद आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये डिटेल्स थी सैलरी टैक्स रिटर्न्स कैसे फ़ाइल की जाती हैं। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई इनकम है तो उस इनकम को आप दूसरे हेड्स में आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न आपकी चली गई है ड्राफ्ट में,
ड्राफ्ट के अंदर जाके डिक्लेरेशन में जाएंगे तो ये आपकी रिटर्न पड़ी हुई है। इसको आपने एडिट में जाना है तो ये आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करके कुछ चेंज करना है स्टिल, जो कि आपने सबमिट नहीं की तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वंस ये सबमिट हो गई तो फिर इसमें चेंजेस करने के लिए आपको इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप उसको फिर सबमिट करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप उसको सबमिशन का आपके पास आ जाएगा। ये देखें यहाँ ऊपर टॉप पे आ रहा है सबमिट। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपसे एक दफ़ा पूछेगा आर यू श्योर कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि फिर ये स्टेप रिवर्स नहीं हो सकता। ये फिर आपकी ड्राफ्ट से निकल के सबमिटेड में चली जाएगी और वही आपका असेसमेंट ऑर्डर भी होता है। और फिर आप बाद में जब फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक रह गई है, कोई चीज़ फिल इन करनी थी नहीं हो सकी, या कोई चीज़ निकालनी थी वो नहीं निकाल सके, तो फिर आप उसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है ना। वो रिवीजन का जो है वो एक प्रोसेस है। जैसे आपने रिटर्न फ़ाइल की, इसी तरह रिवाइज रिटर्न भी आप फाइल करते हैं। यहीं आप एसेट डिक्लेरेशन में जाते हैं और डिक्लेरेशन के अंदर जाके आप अपनी रिवाइज्ड में यहाँ पे जाते हैं। जो आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल की थी तो नॉर्मल रिटर्न को ही रिवाइज़ करेंगे, फिर आप वही साल लिखेंगे और फिर आपको वहाँ एक डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिवीजन, वजह क्या है, क्यों आप करना चाह रहे हैं। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि कुछ डिटेल्स जो हैं वो मिस हो गई हैं, तो उस वजह से हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बन गई है, स्टेप बाय स्टेप है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम हेयर टू आंसर। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।